कल से एक फोटो चल रही है जिसमें राजनाथ जी बैनर लेके बैठे हैं, विजय कुमार मल्होत्रा उनके पीछे बैठे हैं, विजय गोयल उनके पीछे बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता सड़क पर विरोध कर रहे हैं पेट्रोल बढ़ने का कांग्रेस के टाइम पे। तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर रहे? समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पे क्यों नहीं उतर? ममता बनर्जी चुनाव हार गई है तो अब वो क्या कर रही है? तो विपक्ष क्यों एग्रेसिव नहीं है? विपक्ष क्यों आपसी लड़ाई में, आपसी फूट में बटा हुआ है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और जब तक विपक्ष बटा रहेगा, मुझे लग रहा है तब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ये देश छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। नीट के बाद में तमाम और ऐसे एग्जाम्स की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो नहीं हो पा रहे हैं, कैंसिल कर दिए जा रहे हैं। क्यों ऐसा है? आखिरकार सरकार इतनी कमजोर, इतनी लाचार कब से हो गई कि एक परीक्षा ना करवा पाए? क्या है इसके पीछे वजह? जानेंगे। केपी मलिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, पहले नीट को लेकर बवाल हुआ, फिर सीबीएसई को लेकर बवाल हुआ, अब जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नया बवाल हो रहा है। लखनऊ में भी हंगामा हुआ है एसएससी जीडी की परीक्षा को लेकर, और कानपुर में भी, प्रयागराज में भी, गोरखपुर में भी तमाम जगह पे परीक्षा कैंसिल की गई। एक परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। कैसा तंत्र है? कैसे लोग हैं? क्या व्यवस्थाएं हैं? किसी की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? इतनी भीषण धूप पड़ रही है और छात्र दूर दूर से परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं। रोजगार तो आप दे नहीं रहे, परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे। देखिए हिमांशु जी, अगर आप ये सारे मामले को देखें, कई लोग आकलन कर रहे हैं कि पिछले 12 सालों में मोदी जी की क्या सफलता है, क्या असफलता है। और मोदी जी ने जो चुनावी नारा दिया था उस टाइम कि अच्छे दिन आएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, कांग्रेस ने लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, महंगा पेट्रोल है, सब सस्ता हो जाएगा। मोटी मोटी जो 2-3 चीजें थी उसमें सबसे पहले इन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो विदेशों से काला धन लाएंगे। जहां तक हमें जानकारी है 4 गुना काला धन हो गया अभी विदेश में। लाएंगे नहीं लाएंगे वो तो छोड़ दीजिए। दूसरी बात यह है कि ये बोल रहे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। तो आज 12 साल इनको हो गए हैं तो कम से कम भी 24 करोड़ रोजगार युवाओं को होने चाहिए थे। अगर युवाओं के पास 24 करोड़ रोजगार होते, 24 को छोड़ो, अगर 20 करोड़ भी होते तो युवाओं की ये स्थिति नहीं होती और इस तरह से सड़कों पर युवा नहीं होता। तीसरी बात, आपने कहा था कि जो भ्रष्टाचार को और महंगाई, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, महंगाई को खत्म करेंगे। आपको कहीं लग रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या महंगाई खत्म हुई है? महंगाई तो उस समय तेल जो था, कच्चा तेल जो था, $100 पर बैरल से ऊपर था और रेट वही था, लगभग 58 रुपए, 60 रुपए के लगभग रेट था। वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है अभी और पर बैरल नीचे है 100 से। तो ये देखिए ये क्या कमाल मोदी जी का है। बात यह है कि जो हम भ्रष्टाचार की और दूसरी बातें कर रहे थे, वो भ्रष्टाचार बढ़ा है, वो दिखता कम है, संगठित भ्रष्टाचार है। ये हम परीक्षाएं क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, हम एग्जाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं, हम बच्चों की समस्या हल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण ये है कि चाहे एनटीए हो, चाहे दूसरी एजेंसियां हो, प्राइवेट संस्थाओं को, प्राइवेट फर्जी छोटी मोटी संस्थाओं को कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं और वो अपने स्तर पे ये परीक्षाएं कराती हैं। उसमें तमाम भ्रष्टाचार होते हैं, तमाम चीजें होती हैं, क्योंकि प्राइवेट संस्था होगी, निजी संस्था होगी और वो तमाम जो पैमाना सरकार का है उसको भी वो पास नहीं करती है। लेकिन आपने ले दे के किसी तरह से वो काम कर लिया और आपने कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया और आपको खाली नूरा कुश्ती करनी है, खाली जो है फॉर्मेलिटीज करनी है, आपको एग्जाम हो चाहे दूसरे काम हो। सरकार में हमने ये देखा है, खासकर जो दूसरी रिजीम या तीसरी जो रिजीम मोदी जी की चल रही है, हम बहुत सारे ऐसे ठेकेदारों को जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जो सरकार के काम कर रहे हैं। सरकार के काम में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है।
पहला हिस्सा, बड़ा हिस्सा पार्टी फंड में जाता है, फिर दूसरा हिस्सा मंत्री लेता है, तीसरा हिस्सा ब्यूरोक्रेट लेता है, चौथा हिस्सा कोई दलाली बट्टे में इधर उधर भी जाता है। मतलब जो काम करेगा उसके पास पहुंचते पहुंचते लगभग 50% बच जाता है। अब वो जो 50% है उसमें ठेकेदार को काम भी करना है और अपना फायदा, अपना मुनाफा भी निकालना है और अपना खर्चा भी निकालना है। तो ऐसे में वो क्या करेगा? आप उससे क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? तो ये जो जितनी चीजें आप देख रहे हैं, अब आप एनटीए की बात करते हैं। एनटीए में लगभग 18.5 लाख बच्चों ने ये एग्जाम एनटीए में दिया है और आपने किसी कंपनी से इस तरह का एक एग्रीमेंट किया है कि वो डिजिटल कॉपी जांचने का काम करेगी, आपके इसको रिजल्ट देने का काम करेगी और उसमें एआई का प्रयोग होगा। कोई बच्चा हिंदी में लिख रहा है, कोई इंग्लिश में लिख रहा है, कोई मिक्स लिख रहा है, कोई अपने तरीके से लिख रहा है, एआई उसको कैसे करेगा? क्या एआई इस स्तर पे पहुंच गया है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा? एआई में अभी बहुत सारी गलतियां हैं। एआई उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह से काम करना चाहिए। हम उसके भरोसे पे इस तरह के युवाओं को छोड़ दें और फिर उसके बाद जब ये चीजें खुलती हैं, जब ये चीजें बाहर आती हैं, हम उसको दबाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा नहीं नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, फिर कहा गड़बड़ी है, हम परीक्षा रद्द करते हैं। फिर उन्होंने कहा एनटीए की कोई गलती नहीं है, ये हमारे यहां से पर्चा लीक नहीं हुआ। आपके यहां से पर्चा लीक नहीं हुआ था, क्या पाकिस्तान से लीक हो गया? फिर इनके जो तथाकथित पत्रकार हैं, वो उनको पत्रकार कहना भी मुझे लगता है उचित नहीं होगा। एक 17 साल का युवक जो कहता है कि मुझे एग्जाम में फेल कर दिया गया, मैं अपनी कॉपी देखना चाहता हूं, उसको जब आप कॉपी देते हैं तो पता चलता है वो कॉपी उसकी है ही नहीं। और अगर वो इस तरह का विरोध सोशल मीडिया पे करता है तो इनका जो पूरा ट्रोल आर्मी है और इस तरह के तथाकथित पत्रकार हैं, वो उसको पाकिस्तानी बता देते हैं। आपकी हर चीज पाकिस्तान पर जाकर रुकती है। पाकिस्तान के बिना आपका गुजारा नहीं है। पाकिस्तान आपकी हर चीज में घुसा हुआ है। आप पता कैसे लगा लेते हैं इतनी जल्दी कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है? तो ये सारी चीजें जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही हैं, इससे कहीं ना कहीं युवा बहुत आक्रोशित है और उस आक्रोश का नतीजा आप देख रहे हैं कि युवाओं की एक पार्टी जो मजाक मजाक में बनी थी, कॉकरोच पार्टी, वो धीरे धीरे सीरियस होती जा रही है। और मुझे लगता है कि उसी का आकलन राहुल गांधी ने कर लिया है। राहुल गांधी भी पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं और जो उन्होंने एक बयान दिया है कि 1 साल के अंदर इस तरह की परिस्थितियां बन जाएंगी कि मोदी सरकार गिर जाएगी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सोच समझकर बड़े होशो हवास में ये वक्तव्य दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि परिस्थितियां उस तरह की बन रही हैं। आप हिमांशु जी देखिए कि 3 घटनाएं मेरे संज्ञान में आई हैं। एक तो ये इस लड़के की आई है जो कॉपी जांचने की बात कर रहा है और इनकी ट्रोल आर्मी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो सोशल का सिस्टम है, वो पूरा उसके पीछे लगा हुआ है और उसको पाकिस्तानी घोषित करने पे उतारू है। तीसरी मजेदार बात देखिए कि राजस्थान का एक बच्चा सुसाइड कर लेता है। एक ही लड़का उनका होता है पूरे परिवार में और उनके यहाँ उनका पूरा परिवार दुखी हो जाता है और प्रशासन का कोई आदमी उनका हालचाल लेने भी नहीं जाता। उल्टा प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, वो उनको धमकाने जाता है और ये कहने जाता है कि इसमें बिल्कुल भी मीडिया को ये मत बोल देना कि इसने एग्जाम की वजह से सुसाइड किया है। कोई निजी कारण बता देना ये परेशान था, परीक्षा की वजह से था, रोजगार की वजह से था, कुछ भी दूसरा बहाना कर देना, परीक्षा की वजह से ही ना बोले। और अगर आपने ऐसा किया तो इसकी बहन जो एग्जाम दे रही है दूसरा, हम इसकी बहन को ही उठा देंगे। आप देखिए उस परिवार को कितनी अच्छी सांत्वना दे रहे हैं और उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी। आपने देखा एक वहां के स्थानीय नेता का 4.5 मिनट का एक कॉल रिकॉर्ड आया है जो उन्होंने वहां के डीएम को किया है। तो ये क्या क्या जता रहा है? ये हम क्या कर रहे हैं? आज ताजा खबर आई है, हमारे भास्कर ने खबर दी है कि मध्य प्रदेश में जो दिव्यांग का कोटा है उसमें अधिकतर भ्रष्टाचार और फरोड़िए भर के
वो अगर कोई ब्लाइंड है, कोई अंधा व्यक्ति है, तो उसके नाम पे फर्जी सर्टिफिकेट, सरकारी नौकरी पा ली है और गाड़ी दबाए घूम रहे हैं, और एक को पकड़ लिया गाड़ी चलाते हुए। आप तो अंधे, आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं? तो ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, और मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे वो दूसरे घोटाले हो, ये सब मध्य प्रदेश से इनकी उत्पत्ति होती है। और खबर तो ये भी है कि ये जो एनटीए वाला कांड हुआ है, इसमें भी पुराने व्यापम के कुछ क्रांतिकारी लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। हालांकि वो जांच का विषय है, जांच होगी तो नाम निकल के आएंगे, लेकिन इस पे सरकार कुछ नहीं बोल रही है। शिक्षा मंत्री की बेशर्मी ये है कि वो इंतजार कर रहे हैं कुछ और इस तरह की घटनाएं हों, कुछ और युवा सुसाइड करें, कुछ और इस तरह की परीक्षाएं हों, उन परीक्षाओं के पर्चे लीक हों, तब शायद धर्मेंद्र प्रधान जी सोचे ओहो चलो बहुत हो गया, अब इस्तीफा दे ही देना चाहिए। बेशर्मी की पराकाष्ठा है। आपके उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आपने देखा, चाहे लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, कानपुर हो, जिस प्रकार से आपने एक निजी एजेंसी को ठेका दे दिया, और उसकी कैपेसिटी भी इतनी नहीं है, आप उसको ठेका दे रहे हैं कि वो परीक्षा करा सके, वहां तोड़फोड़ हो रही है। आप युवाओं को बुला रहे हैं, युवा का समय बर्बाद हो रहा है, युवा का पैसा बर्बाद हो रहा है, युवा इतनी गर्मी में सड़कों पे धक्के खा रहा है, और आपने मजाक बना दिया है शिक्षा को। क्या आपकी कोई रणनीति है क्या शिक्षा को भस्म करने की, या शिक्षा को समाप्त करने की, या शिक्षा को धराशाही करने की कोई रणनीति है क्या आपकी? हमें तो ऐसा लगता है कि आपका कोई षड्यंत्र है कि शिक्षा को ध्वस्त कर दिया जाए। जी सर, सवालों को ध्वस्त करने का तो जरूर लगता है, शिक्षा को ये कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि कोई सवाल पूछेगा तो उसको जो है या तो उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा, उसके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल तो तब भी पूछा जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी भी ये सवाल पूछ रही है, सभी पूछ रहे हैं कि भाई, आपने कहा कि क्रूड ऑयल बहुत महंगा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कीमतें बढ़ रही हैं, तो हमको भी बढ़ानी पड़ेंगी। चलिए, समझ में आता है। लेकिन जब क्रूड ऑयल गिर रहा है, उसकी कीमतें गिर रही हैं, तब कीमतें यहां पर क्यों बढ़ती जा रही हैं, इस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। यह भी नहीं पूछ रहा है कि जो सरकारी तेल कंपनियां हैं, करोड़ों के मुनाफे में हैं, मतलब 41% तो जो है पिछले तिमाही में ही, और ओवरऑल देख लें तो 130% सालाना की जो है उनको वृद्धि हुई है, उनकी इनकम में वृद्धि हुई है, अपने खजाने भर रहे हैं। लेकिन आम आदमी को 1 रुपए भी सस्ता पेट्रोल नहीं दिया है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है, उस पर चल रहा है, मोदी जी ने 12 साल में 12 काम किए हैं ये बड़े। अरे बताइए, आप देश को चिढ़ा रहे हैं, हमको परेशान। एक तो हम वैसे ही हैं, पेट्रोल डीजल मिल रहा है, इतनी महंगाई हम पर है, और ऊपर से आप चिढ़ा रहे हैं कि मोदी जी ने 12 साल में 12 तोप दाग दिए हैं। सर देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के ऊपर और इस तरह का एक अपना रुतबा बना लिया है कि जितना ज्यादा ढोल पीटोगे, जितनी ज्यादा आवाज करोगे, जितना ज्यादा चीजों को तेज तेज बोलोगे, उसका असर कहीं ना कहीं जनता में जाएगा। और जनता को एक इस तरह से फ्री का राशन दे के, फ्री की इस तरह की चीजें दे के उसको इस तरह का बना दिया है, उसको धार्मिक भावनाओं में लपेट दिया है, उसको दूसरी तरफ उलझा दिया है कि उसका ध्यान इन तमाम प्रमुख चीजों पे जा ही नहीं रहा है। जो इस तरह की चीजें हैं जिन पे देश पे प्रभाव पड़ता है, उनकी तरफ लोगों का ज्यादा ध्यान जा ही नहीं रहा है, वो भक्ति में लीन है। तो जब तक वो लीन रहेंगे तब तक ये मजे करेंगे, इनकी सोच ये है। आप ये देखिए, अगर हम 2000 से 2014 से पहले की बात करें या 2014 की बात करें, तब 100 बैरल से ऊपर था तेल, अभी 100 बैरल से नीचे आ गया है। 2 दिन पहले अभी कच्चे तेल के रेट गिरे हैं, और कच्चे तेल के रेट गिरने के बावजूद आप 2 रुपए बढ़ा दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है कंपनियों को, और कंपनियां जो अपनी बैलेंस शीट दिखा रही हैं वो कह रही है हमें तो फायदा हो रहा है। तो ये जो विरोधाभास है, ये विरोधाभास कहां से आ रहा है? इसका क्या कारण है? ये क्या चल रहा है? जब इतने सस्ते तेल रेट हो गए थे कच्चे तेल के, वर्ल्ड में जब इस तरह की चीजें थी, उसका फायदा कहीं ना कहीं भारत को होना चाहिए था कि कहीं इस तरह के गल्फ के में, और दूसरा यूक्रेन और रशिया के युद्ध से तनाव हो गया था, और उससे कहीं ना कहीं कच्चे तेल के रेट में कमी आई थी, तो भारत को भी उस चीज का फायदा हुआ था, भारत की कंपनियों को फायदा हुआ था।
तो वो फायदा जनता को क्यों नहीं दिया गया? जनता के पेट्रोल में डीजल में रेट कम क्यों नहीं किए गए? और अगर तब कम नहीं किए गए तो अब आप इतनी जल्दी क्यों बढ़ाने में कर रहे हैं? इसका सवाल का जवाब कौन ले? ये सवाल कौन पूछे? दूसरी बात यह है हिमांशु जी कि ये तो बात रही भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की मंत्रियों। अगर यहाँ पे आप विपक्ष की बात करते हैं, राहुल गांधी भले ही कुछ बात करें, लेकिन हमारा सवाल विपक्ष से ये है, देश के लिए जो चिंतित है, देश के लिए जो जानकार है, देश के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं, हम जैसों को भी एक औसत बुद्धि के हम व्यक्ति हैं, हमें भी थोड़ी बहुत देश की जानकारी है कि देश किस तरफ जा रहा है। क्या विपक्ष का काम खाली ट्वीट कर देना, सोशल मीडिया पे बोल देना या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी इति श्री कर लेना, इतने के लिए ही विपक्ष है? या विपक्ष का काम सड़कों पर उतरने का भी है? कल से एक फोटो चल रही है जिसमें राजनाथ जी बैनर लेके बैठे हैं, विजय कुमार मल्होत्रा उनके पीछे बैठे हैं, विजय गोयल उनके पीछे बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता सड़क पर विरोध कर रहे हैं पेट्रोल बढ़ने का कांग्रेस के टाइम पे। तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर रहे? समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे? ममता बनर्जी चुनाव हार गई है तो अब वो क्या कर रही है? तो विपक्ष क्यों एग्रेसिव नहीं है? विपक्ष क्यों आपसी लड़ाई में, आपसी फूट में बटा हुआ है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और जब तक विपक्ष बटा रहेगा, मुझे लग रहा है तब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बम तब तक रहेगी जब तक विपक्ष बटा रहेगा। अगर विपक्ष अपनी ईगो छोड़ के, अपनी सारे मुद्दे छोड़ के, अपने निजी हितों को छोड़ के जब तक साथ नहीं आएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से करती रहेगी और आप बाहर बैठ के खाली तमाशा देखते रहिए और तमाशबीन बने रहिए। जी। अच्छा सर, वैसे तो हम गोदी मीडिया को लेकर तमाम बार बात भी कर चुके हैं और उनकी हरकतें हम जानते भी हैं कि वो क्या करते हैं, लेकिन एक मोहतरमा है, उनका जिक्र करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपदा काल है, संकट काल है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता पर कोई इसका असर नहीं है और मोदी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये बताने, जतलाने की कोशिश ये मोहतरमा कर रही है। और चित्र विचित्र जो है वो कैलकुलेटर लेकर बैठी हैं और क्या रही हैं, 7 रुपए का इजाफा हुआ है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है तो दाम बढ़ जाएंगे, 94.77 पैसे पहले थे, अब जो है वो 102 रुपए हो गए हैं। तो फिर पहले 2843 रुपए का था, अब वो बढ़कर 3063 हो जाएगा, यानी कि 221 रुपए की ही तो बढ़ोतरी है। इसमें कहां कौन ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है किस आदमी पर? यानी कि ये आम आदमी पर मैं कह रहा हूं 1 पैसे का भी प्रेशर पड़ रहा है। इनको शर्म नहीं आ रही है, लेकिन ये कहते हुए कि कुछ नहीं हो रहा है। कहां गया वो 35 रुपए का पेट्रोल जिसकी बातें किया करते थे जावड़ेकर जी? इस बारे में सवाल पूछने की इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, इनको इतनी शर्म भी नहीं है, लिहाज भी नहीं है कि इस वक्त देश परेशान है तो कम से कम चिढ़ाए तो ना। सर देखिए हिमांशु जी, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो हम भी वीडियो भी उनका देखा, हम जानते भी हैं उनको दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। आप चैनल को समझिए, चैनल के मालिक को समझिए, देश के हालात को समझिए, गोदी मीडिया को समझिए और उनको ये समझ लीजिए कि वो जो चित्र विचित्र हैं, वो चित्र विचित्र एआई की बनाई हुई फोटो है और वो एआई की फोटो, एआई की वीडियो चल रही है। क्योंकि जो इनको लिख के दे दिया जाएगा टेलीप्रॉम्प्टर पे, ये तो वही पढ़ेंगे। इनको तो आकलन भी करना नहीं आता, इनको तो गुना भाग भी करना नहीं आता, इनको तो जो लिख दिया जा रहा है वो ये पढ़ के बोल दे रहे हैं। तो इसमें इनकी अपनी अकल क्या है, इनको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इनको क्या पता? इनको क्या पता किसी ऐसे पत्रकार का जिसने जूते घिसे हैं? अभी पिछले दिनों एक पत्रकार ने आत्महत्या की है मेरठ में और एक बड़े अखबार में काम करते थे, वो दैनिक जागरण जैसे संस्थान में काम करते थे और उनकी छटनी हो गई। अखबार की इतनी हालत खराब है, जो विज्ञापन लूट रहा है पिछले 12 साल से उत्तर प्रदेश से और केंद्र सरकार से, वो भी छटनी कर रहा है। और ऐसे ऐसे लोगों की छटनी कर रहा है जो बरसों से उनके यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उनको निकाल दिया। वो दूसरी जगह काम इस उम्र में नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो होते हैं पत्रकार। ये पत्रकार थोड़ी है जो हमें ये ज्ञान बांट रहे हैं तेल का और ये सपोर्ट कर रहे हैं सरकार का। अरे सरकार का सपोर्ट हम कर सकते हैं,
सरकार अगर अच्छा कुछ करती है, सरकार अच्छी नीति लाती है, वेलकम है सरकार का। लेकिन सरकार की कोई गलत नीति है, सरकार कुछ गलत कर रही है, तो उसकी निंदा करना, उसकी आलोचना करना, उसका खुलासा करना, यही एक पत्रकार का काम है। रिजल्ट चाहे उसका कुछ भी हो, आप पत्रकारिता थोड़ी ही कर रहे हैं, आप तो राग दरबारी कर रहे हैं, आप तो चमचागिरी कर रहे हैं, आप तो कोई सिक्का उधर से उछाल दें वो कर रहे हैं, आप तो राजा के दरबार में परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप तो राजा के रहमो करम पे हैं, आप पत्रकार थोड़ी हैं। तो ऐसे लोगों को पत्रकार कह के या पत्रकारिता से जोड़ के कम से कम पत्रकारिता का अपमान मत करिए हिमांशु जी, मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम विचार साझा करने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, परीक्षाओं के नाम पर सिर्फ इस प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं या देश में पेपर लीक हो रहे हैं या फिर धांधली हो रही है, आम जनता परेशान है, आम छात्र परेशान है, दूर दूर से लोग इतनी गर्मी में परीक्षा देने आते हैं और ये कहते हैं कि हम परीक्षा कैंसिल किए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है, हमारे पास वो चीज नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई। अब बताइए, ऐसे में छात्र आक्रोशित हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। हालांकि हिंसा को कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन छात्र करें तो करें क्या? शिक्षा मंत्री तो अपनी कुर्सी पर जम चुके हैं, वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सब कुछ बम बम हो रहा है। 12 साल में 12 तोप मोदी जी ने दाग दिए हैं। योगी जी हर बार तोप दाग ही देते हैं। अभी इलेक्शन आएगा, फिर से वही बातें करेंगे। लेकिन छात्रों का जीवन जब ऐसे आधार में लटका दिया जा रहा है तो फिर देश का भविष्य क्या होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।